नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बीए फर्स्ट ईयर के क्लासेस में आज अपना नया पोषक तत्व लेके आए हैं, जो है हमारा जल। अभी तक हम लोग पोषक तत्वों के बारे में बात कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। और आज हम लोग देख रहे हैं अपना अगला पोषक तत्व, जो पांचवा विटामिन है, जो पांचवा पोषक तत्व है, जो है जल के बारे में। जल आप सभी लोग जानते ही हैं कि जल क्या होता है। जल यानी कि पानी। अब ये जल हमारी बॉडी में, हम जब अपने बॉडी की बात करें यानी कि मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पोषक तत्व है वो होता है जल। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी 60 से 70% तक, यानी कि 60 से 70% तक किससे बनी है? पानी से मिलके बनी है। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाया जाता है वो है जल पाया जाता है। अब ये जो जल है, क्योंकि जल है तो कल है, जल के बिना जीवन नहीं है, ये आपने कई सारे स्लोगन पढ़े होंगे। अब ये स्लोगन लोगों ने क्यों कहे, इनको कहने का कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। तो ये सब हमें पता चलेगा कि जब हम इस पोषक तत्व यानी कि जल के बारे में और डिटेल से पता करेंगे। तो जल की हमने बात की, तो जल क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक है। जल एक कार्बनिक यौगिक है। और जब हम जल के रासायनिक संरचना की बात करते हैं, रासायनिक संरचना को हमने पढ़ा था। रासायनिक संरचना का मतलब क्या होता है? जब हम इसके स्ट्रक्चर यानी कि इसके अंदर के गुणों की बात करते हैं, जब हम इसके रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो इसकी रासायनिक संरचना का सूत्र होता है H2O। इसमें एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन से, यानी कि ये हमारा जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो अणु मिलके क्या बनाते हैं? हमारा जल बनाते हैं। अब जल आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ जाते हैं। पानी देखा होगा आप लोगों ने, कैसे जुड़ते हैं आपस में? हम जो पानी पीते हैं उसमें भी क्या होती है? ये संरचना पाई जाती है। तो इसी तरह ये कई सारे अणुओं से मिलके जुड़ जाता है, तब क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। तो हमारा जो जल है उसकी रासायनिक संरचना का सूत्र है H2O। इसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर पाए जाते हैं। हमारा जो जल है यह कार्बनिक यौगिक होता है और ये जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, जल के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो हम आगे बात करते हैं, ये जो जल है हमारी बॉडी को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, यानी कि हम इसकी बात करते हैं कि इसकी प्राप्ति के स्थान की। हमारी बॉडी को जो जल है, मानव शरीर को जो पानी है, वो 3 तरीकों से प्राप्त हो सकता है। 3 तरीके कौन कौन से? पहला है तरल पदार्थों से। तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड ऑफ मटेरियल से। अब यानी कि जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं उन चीज़ों से हमारी बॉडी हाइड्रेट रह सकती है, यानी कि हमारी बॉडी को पानी मिल सकता है। जैसे इसमें क्या आएगा? जूस हो गया, चाय, कॉफ़ी, शरबत, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें क्या है? सब पानी से मिलके बनी है। और जो कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, इनमें भी क्या होती है? पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जब लिक्विड चीज़ों से हमारी बॉडी को जल मिल रहा है तो वो होता है तरल पदार्थों से। इसमें हम बात करते हैं दूध, चाय, कॉफ़ी, जूस, रस, शिकंजी, ये सारी चीज़ें क्या है? इन सभी चीज़ों से, यानी ये सब क्या तरल पदार्थ है, इन तरल पदार्थों से हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है? पानी प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि जल मिल रहा है। फिर हमारे शरीर को जल मिल सकता है, दूसरा तरीका है ठोस भोज्य पदार्थों से। जो खाने की जो ठोस चीज़ें होती है, सॉलिड फूड, उनसे। अब ठोस भोज्य पदार्थों से हमारी बॉडी को कैसे पानी मिलेगा? जैसे जो ठोस चीज़ें होती है, जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए,
पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ठोस चीज़ें होती है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, और इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, पानी। तो जब हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो इन चीज़ों का यूज़ करने से हमारी बॉडी को पानी का लेवल मिलता जाता है, यानी कि जो ठोस चीज़ें होती है उससे भी हमारे शरीर को जल की प्राप्ति होती है, जैसे फल, सब्जियाँ, जैसे मान लो पनीर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पानी प्रेजेंट होता है, तो उन सब से क्या मिलता है, शरीर को पानी प्रोवाइड हो जाता है। और तीसरा तरीका है, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ऑक्सीकरण द्वारा। अब ऑक्सीकरण द्वारा कैसे, जब भी हम ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर को जल की प्राप्ति की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में पाए जाते हैं कार्बोज, वसा और प्रोटीन। जब हमारे शरीर में उपस्थित कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों का जब ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, अगर हमारे शरीर में हम बात करें, अगर हम 1 ग्राम कार्बोज की बात करें, अगर हम बात करें 1 ग्राम वसा, और अगर 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें, मान लो हमारे शरीर में 1 ग्राम कार्बोज है, 1 ग्राम वसा है और 1 ग्राम प्रोटीन है, तो अब इनसे हमें कितना जल मिलेगा। अगर हमारे शरीर में 1 ग्राम कार्बोज होता है तो 1 ग्राम कार्बोज से 6 ग्राम जल प्राप्त होता है। अगर हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा है तो 1 ग्राम वसा से 1.07 ग्राम जल प्राप्त होता है। और अगर हमारे शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है तो वह 1 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को 0.41 ग्राम जल देती है। ठीक है, यानी कि अगर 1 ग्राम कार्बोज से 6 ग्राम जल मिलता है, कब, ऑक्सीकरण के द्वारा, ये भी याद रखना है, ऑक्सीकरण द्वारा। यानी कि ऑक्सीकरण द्वारा 1 ग्राम कार्बोज से 6 ग्राम जल मिलता है, 1 ग्राम वसा से 1.07 ग्राम जल प्राप्त होता है और 1 ग्राम प्रोटीन से 0.41 ग्राम जल प्राप्त होता है। अब मान लो हमारे शरीर में हमने वसा का सेवन किया, कितनी वसा ली, हम लोगों ने 50 ग्राम वसा यूज़ की है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 6 ग्राम जल बन रहा था, तो अब 50 ग्राम वसा है तो कितने ग्राम जल बनेगा, क्या करेंगे, सीरियसली इजीली डिवाइड कर देंगे, इनको मल्टीपल कर देंगे। अगर मान लो प्रोटीन है, हम लोगों ने 10 ग्राम प्रोटीन लिया है, या मान लो 15 ग्राम प्रोटीन लिया है, हम लोगों ने 15 ग्राम प्रोटीन लिया है, 1 ग्राम से 0.41 ग्राम मिल रहा है, तो 0.41 इंटू 15 ग्राम, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में हम इतना भोजन ले रहे हैं, हम लोगों ने इतना प्रोटीन लिया है, तो अब ये प्रोटीन हमारे शरीर को कितना जल देगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल की यानी कि पानी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे जिससे हमें क्या पता चला कि हमारी बॉडी को जल कैसे मिलेगा। एक तो तरल पदार्थों से मिलेगा, एक ठोस पदार्थों से मिलेगा और एक ऑक्सीकरण के द्वारा मिलेगा, यानी कि कार्बोज, प्रोटीन और वसा ये जल की उपस्थिति में यानी कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाएंगे और जल का निर्माण कर देते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि ये जो जल होता है, ये जल क्या काम करता है हमारी बॉडी में, यानी कि जल के कार्य। जल के कार्य, अब जल क्या काम करता है हमारी बॉडी में, हम पानी क्यों पीते हैं, तो सबसे पहला कार्य है ये जल घोलक के रूप में कार्य करता है। घोलक का मतलब क्या बताया था, घोलने वाला। अब घोलक का मतलब जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में
जो लार का सिक्रेशन होता है, लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, तो वो किससे बनती है? पानी के द्वारा निकलती है। फिर वो क्या करती है? भोजन की लुगदी बना देते हैं, जिससे खाना आसानी से पच जाता है। यानी कि पानी क्या करता है? खाने को पचाने में और उनको घोलने में काम करता है। अब घोलने का लिख लिया तो साथ में पाचन का भी आ जाएगा। इसका काम क्या है? पाचन में सहायक होता है। यह पाचन में सहायक होता है। जब हम अगले जल के कार्य की बात करें, यह स्नेहक के रूप में काम करता है, यानी कि लुब्रिकेंट। अब स्नेहक के रूप में, स्नेहक का मतलब होता है चिकनाई देने वाला, चिकनाई या फिसलन। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ। जैसे हमारे घर में कोई साइकिल वगैरह, मशीन वगैरह खराब हो जाती तो हम क्या करते हैं? यानी कि वो बहुत रफ हो जाते तो बहुत आवाज़ करते हुए, अगर दरवाज़ा खराब हो गया, खुल नहीं रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? ऑयलिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वो दरवाज़ा आसानी से खुलने लगता है। मशीन भी नहीं चल रही है तो उस पर थोड़ी ऑयलिंग कर दी, ऑयल लगा दिया, तो फिर वो क्या हो जाती है? एकदम स्मूथ हो जाती है और आसानी से चलने लग जाती है। तो वो क्यों लग रही है? यानी कि जब उसकी सरफेस रफ हो गई है तो हम वहाँ पे कोई ऑयलिंग करें, यानी कि उसको स्नेहक दे रहे हैं, जिससे क्या होता है? वो आसानी से सही तरीके से काम करने लगे। तो यही काम बॉडी में हमारा करता है जल। यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, जॉइंट्स वगैरह हैं, मान लो हमारे कमर का जॉइंट है, हाथ के जॉइंट है, यहाँ कंधे के जॉइंट है, ये कैसे काम करते हैं? मान लो ये जुड़े हुए, ये हड्डियाँ हैं, ठीक है, ये हड्डी आपस में जुड़ी हुई है। जब बहुत लंबे टाइम तक अगर हमारे शरीर में पानी नहीं रहेगा, मान लो हमारी बॉडी में पानी नहीं है, यानी कि अब ये ज़्यादा दिन तक काम करेगी, तो काम करते समय इसमें भी क्या आएगी? खराब होने लगेगी। यानी कि इसमें भी क्या आएगी? कर्कश आवाज़ आने लगेगी, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, खुरदरी हो जाएगी इसकी सतह। इसलिए वाटर क्या करता है? अगर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा? उसको चिकनाई प्रदान करेगा, आसानी से ये काम मूवमेंट होता रहेगा। तो यही काम क्या करता है? बॉडी में हमारा काम ये जल करता है। यानी कि हमारे शरीर में ये स्नेहक के रूप में काम करता है। यानी कि शरीर के जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं वो ठीक तरीके से काम कर सके, फिसलते हुए काम कर सके, जॉइंट में टाइट ना हो जाए, इसलिए ये लोग हमारे शरीर में स्नेहक का काम करते हैं, यानी कि फिसलन प्रदान करते हैं। फिर हम आगे बात करें, ये जल क्या करता है? पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या करता है? हमारी बॉडी में जो भी पोषक तत्व आए हैं उनको क्या करेगा? पानी के खून के साथ मिल जाता है और उन पोषक तत्वों को बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी तक पहुंचाएगा। अगर नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? क्योंकि अगर जहाँ पे हम पोषक तत्व आया है, सारा पोषक तत्व एक ही जगह पड़ा रहेगा। अब एक ही जगह पड़ा रहेगा तो सिर्फ एक ही ऑर्गन ठीक से काम कर पाएगा, सिर्फ उसी एक ऑर्गन में ताकत रहेगी और बाकी जितने जो ऑर्गन्स है, जितने भी अंग है हमारे शरीर के, वो कैसे हो जाएंगे? बिना काम के हो जाएंगे, उनमें एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए पानी क्या करता है? ये खून के साथ मिल जाता है और क्या करता है? पोषक तत्वों को सभी जितने भाग है शरीर के उन सभी भागों तक पहुंचाता है, जिससे सभी भागों तक इक्वली यानी कि बराबर पोषक तत्व मिल जाए और सब एक साथ ठीक तरीके से काम कर पाए। यानी कि ये क्या करता है? पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है। फिर हम आगे बात करें, ये जो जल है ये काम करता है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा। ये क्या करता है? शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। अब कैसे सुरक्षा करता है? जैसे हमने स्नेहक की बात की थी, यानी कि ये क्या दे रहा है? चिकनाई दे रहा है, यानी कि ये ठीक तरीके से काम कर पाए, चोट वगैरह ना लगे, इसलिए ये क्या करता है? स्नेहक का काम करता है। अब स्नेहक का काम कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? अंगों को सुरक्षा भी दे रहा है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो ये सारे कार्य किसके? जल के होते हैं। यह पाचन में सहायक होता है, घोलने के रूप में काम करता है, स्नेहक के रूप में काम करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, पोषक तत्वों को जितने शरीर के अंग है उन सभी अंगों तक पहुँचाता है। ठीक है, अब हमने जल को अपने शरीर में ले लिया, यानी कि प्राप्त कर लिया शरीर में, हमने उसके कार्य को पता लगा लिया, यानी कि उसने कार्य भी कर लिया। अब कार्य होने के बाद अब जो एक्स्ट्रा जल होगा वो शरीर से बाहर किस तरीके से निकलता है? यानी कि जल का निष्कासन। बॉडी में पहले जल आए, यानी कि जल कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो हमने प्राप्ति के स्थान पढ़ लिए। अब बॉडी में जल लेने के बाद वो कार्य क्या करेगा?
वो सब हमने देख लिया। अब कार्य कर लिए, कार्य करने के बाद अगर एक्स्ट्रा जल बच गया जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो बाहर कैसे निकालेगा, यानी कि जल का निष्कासन किस तरीके से होता है। तो जल का निष्कासन एक तो होता है पसीने के द्वारा, हमारे शरीर में पसीना निकलता है तो पसीने के द्वारा। फिर हम बात करें मलमूत्र के द्वारा, हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो किससे निकलता है, तो पसीने के द्वारा निकलता है। एक मलमूत्र के द्वारा निकलता है और एक निकलता है हमारे फेफड़ों से जल वाष्प के द्वारा। फेफड़ों से जल वाष्प के द्वारा, यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं, फेफड़े यूज हो रहे हैं, तो जब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जल वाष्प के रूप में क्या निकलता है, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है। तो हमारी बॉडी से जो जल का निष्कासन है ये इन 3 तरीकों से होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पोषक तत्वों में जल वाला चैप्टर था, जल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट पोषक तत्व बचा है खनिज लवण, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।